हेलो स्टूडेंट्स, यू वेलकम बैक। आई एम मनु कुमार, द डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल साइंस एकेडमी। जी बिल्कुल सही देखा आपने थंबनेल में। फिर से मैं लेकर के आया हूँ सेट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक नए 60 क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और एग्जामिनेशन में आने के लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को अचीव करते हैं। तो आपसे यही सलाह है, आपको सजेशन है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक प्रत्येक क्वेश्चन को देखें और विथ देयर सुटेबल सॉल्यूशंस, ताकि आपको क्वेश्चंस तो आए ही आए, आप क्वेश्चंस को तो फेस करें ही करें, एक सूटेबल कैलकुलेशन करने का तरीका भी आप जान जाएं। इसमें बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी आने की संभावना प्रकट करते हैं, संभावना रखते हैं, आ सकते हैं। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को समझिए, डीपली समझिए, उसके कंसेप्ट को समझिए और फंडामेंटल भी समझिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक कुल 60 क्वेश्चन का आप लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो प्रश्न संख्या 1 आपके सामने खुल चुका है। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि दो बिंदु क्या है। पहला तो P 2,3 और Q 4,1 के बीच की दूरी क्या होगा, चाहे बीच की दूरी का मान क्या होगा। देखिए दूरी फार्मूला आप जानते हैं कि होता है √x2। दूरी निकालने की, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में आपका इसी में कि y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का यूज आपको करना है यहाँ पर। तो इसके लिए बनाइएगा यहाँ पर तो 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो मतलब केवल 2 का स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ 1 - 3 का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये 2 दूना रूट में 4 और प्लस में फिर से 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। 8 का मतलब होता है 2√2। अब ऑप्शन आप कंपेयर कर लेंगे, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये जो कि बोल रहा है कि 2√2 मतलब 2√2, तो ये आपका रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को फॉलो करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 को फेस करेंगे। बोल क्या रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है। कौन अपरिमेय नहीं का मतलब जिसका वर्गमूल निकल जाए, जो बाहर निकल जाए। तो इस प्रकार से ये तो आप देखिए ना, ये √7 ये तो डेफिनेटली अपरिमेय है, ये भी आपका अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। इसके विषय में सोचिए तो इसको लिख सकते हैं 75 को हम लोग कि रूट में 3 और गुणे में कितना तो 25 और नीचे जो आपका 48 है उसको लिख सकते हैं 3 गुणे रूट में कितना 16। जब बड़ा रूट यहाँ पर करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4 मतलब 25 5/4। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया ना। इसका मतलब डी आपका रहेगा सही, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या अर्थात अपरिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप फेस करेंगे आप 3rd। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोल रहा है। cos 18 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। देखिए इसको बनाइएगा आप कि cos 80 डिग्री माइनस क्या तो sin 42 डिग्री। तो यहाँ यदि आप इसको बनाते हैं तो ज़्यादा कीजिएगा तो आप cos को चेंज कीजिएगा आप sin में। तो क्या इसके लिए क्या करेंगे, तो cos है तो cos है, ये 18 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 4 ये 72 डिग्री। मतलब आपका आ क्या जाएगा कि sin 72 डिग्री और माइनस में sin 42 डिग्री। फिर भी यहाँ पर सॉल्यूशन का तो कोई चांस बनता ही नहीं है, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले को ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये डायरेक्टली इतना ही रह जाएगा। अब इतना अब ऑप्शन को आप मिलाइएगा तो किसी भी ऑप्शन में आपका वो नहीं दिया है, इसलिए नंबर डी देखिए बोल रहा है इनमें कोई नहीं, तो इसमें इसको हम लोग मार लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको प्रयास करना चाहिए कि क्वेश्चन सामने आते ही उसको स्किप करके आप खुद से उसको बनाने का प्रयास करें। उसके बाद नहीं आता है तो फिर मेरी सहायता आप देखें कि मैंने कैसे उसको बनाया है। अदरवाइज़ यदि आप केपेबल नहीं है या नहीं कर पा रहे या फिर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो फिर मेरे सॉल्यूशन को भी डायरेक्टली देख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे भी करना है, लेकिन करना है क्या तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और वाकई में वीडियो को देख करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि इसका लर्निंग आपको लेना है, इसके नॉलेज को आपको लेना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर अब आपका 4 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि बहुपद क्या है आपका बहुपद, तो x² - 4x + 1 के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/a। -b तो मतलब x का गुणांक मतलब -4 और ये माइनस पहले से है चूँकि माइनस फॉर्मूले में है, और ये और b के पहले माइनस है, -4 है तो -4। अब a का मतलब x² का गुणांक मतलब कुछ नहीं तो 1। ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस, और 4 को 1 से डिवाइड कीजिएगा केवल रह जाएगा आपका 4। ऑप्शन आप कंपेयर कर लेंगे तो नंबर बी आपका सही आंसर निकलेगा, क्योंकि नंबर बी में है केवल 4। तो इस प्रकार से आपने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में डायरेक्टली बोल रहा है कि द्विघात समीकरण इतना में विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक का मतलब क्या, डी का मतलब फॉर्मूला क्या होता है तो b² - 4ac।
तो b का मतलब क्या है, x के पहले वाला -2, तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब x स्क्वायर का पहले तो 3 और इंटू फिर से c का मतलब लास्ट वाला 1/3। ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 4 और माइनस है तो माइनस, फिर ये 4 है तो 4 घटा लेंगे, केवल बच जाएगा आपका 0, मतलब इसका कैलकुलेशन आ गया 0। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर ए 0 है, इसलिए नंबर ए को आप टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर अब आप करें वो क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का योग, फिर से वही चीज़, मूलों का योग, समझिए मेरी बात को फिर से, मूलों का योग। मैं इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास कर रहा हूँ बार बार आपके प्रत्येक क्वेश्चन को, आप इसके इंटरेस्ट को घटने न दें और लगे रहें लास्ट तक और प्रत्येक क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन आप देखते रहें। मूलों का गुणनफल का मतलब होता है c/a, c का मतलब अक्षर पद कुछ नहीं तो 1 है तो 1 अपॉन a का मतलब x² का गुणा मतलब 4 है तो 4, मतलब 1/4। ऑप्शन आप कंपेयर कर देंगे तो नंबर सी आपका सही आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आप करेंगे 7, ये इसका मान पूछ रहा है, मतलब नीचे पहले एलसीएम निकालिएगा तो अल्फा इंटू बीटा, ऊपर हो जाएगा क्या तो अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसको कीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल -b/a और ये आपका बच जाएगा क्या तो c/a, क्या तो a इंटू बी का, तो ये आपका a नीचे और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब -b/c वैल्यू रखिएगा। -b का मतलब क्या तो x के पहले वाला कुछ नहीं तो 1 रहेगा ना, और माइनस में ये फार्मूला है, अब बट्टा c का मतलब क्या तो अक्षर पद मतलब 1, -1/1 का मतलब केवल -1। ऑप्शन आप कंपेयर करेंगे तो नंबर बी आपका मिल जाएगा -1, इसलिए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर बस इसका 8, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल इतना और इतना है तो बहुपद क्या होगा। देखिए डायरेक्टली बहुपद को निकालने के लिए, द्विघात बहुपद को निकालने के लिए मैंने फार्मूला आपको लिखवाया है क्या कि α² या फिर x लीजिए x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फ़ा गुणे बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग और अल्फ़ा गुणे बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल, तो x²। अब मिला लीजिए शून्य माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x, शून्यकों का योगफल कितना है, पहला योगफल है मतलब केवल 2 तो 2 और x है बगल में तो x, ये x और प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब गुणनफल क्या है -15, तो माइनस में 15 मतलब x² - 2x - 15। अब ऑप्शन आप मिला लेंगे किसमें आपका है x² - 2x - 15, तो नंबर डी में आपको ये दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, तो ज़्यादा डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली हम लोग कर देंगे, नंबर डी इसका सही है। के किस मान के लिए समीकरण इतना संपाती है। देखिए संपाती होने के लिए शर्त क्या है तो a1/a2 = b1/b2 और =c1/c2, ये संपाती होने के लिए शर्त है। यहाँ देखिएगा a1 का मतलब कुछ नहीं तो 1 और a2 का मतलब 2 बराबर, b1 का मतलब 2 तो 2, b2 का मतलब केवल के तो केवल के, c बराबर c1 का मतलब 7 तो 7 और c2 का मतलब ये आपका 14 तो 14। इसको तो छोड़िए, केवल यहीं से आपका मान निकल जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे k का 1 में तो केवल k और 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, मतलब k का मान आ गया 4। ऑप्शन आप कंपेयर कर लेंगे, नंबर सी आपका सही आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 के विवेचक, मतलब फिर से d, तो d को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास तो b² - 4ac वैल्यू रखेंगे, b का मतलब -4 तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब पहले वाला 2 और इंटू c का मतलब बाद वाला ये आपका c मतलब ये 3, तो 4 चौका 16, यहाँ कीजिएगा 4 दूना 8, 8 3 का 24, मतलब क्या बन रहा था आपका तो 16 और माइनस में 24। यहाँ आप देखिएगा 16 - 24 का मतलब दोनों को घटा लेंगे तो आपका केवल यहाँ पर आपको प्राप्त होगा क्या तो -8। ऑप्शन में आप कंपेयर कर लेंगे कहाँ -8 है तो नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 10 के सी में दिया है -8, इसलिए ये रह जाएगा आपका सही आंसर। इसके बाद करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी वेरी इजी वे में आपके सामने खुल चुका है। यदि युगपद समीकरण निकाय का अनगिनत हल है तो वह समीकरण क्या कहलाता है। देखिए यदि कोई हल नहीं है तो उसको बोलते हैं विरोधी, अनगिनत हल है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग। देखिए 3 ऑप्शन आपके पास बन रहे हैं, एक तो होगा केवल एक हल, दूसरा होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल, और तीसरा होता है कि कोई हल नहीं। तो जब केवल एक हल होता है तो उसको बोलते हैं क्या तो उसको बोलते हैं अवरोधी।
अपरिमित रूप से अनेक हल होता है या अनगिनत होता है उसको बोलते हैं आश्रित, और कोई हल नहीं होता है तो उसको बोलते हैं विरोधी। फिलहाल यहाँ बोल रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल या अनगिनत हल, तो नंबर सी आपका सही रहेगा, आश्रित। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 3 ऑप्शन आपके सामने बन रहे हैं, तीनों को मैंने जिक्र किया। क्या आप फिर एक बार और जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये आपको कन्फ्यूज कर देगा क्योंकि आपके बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। ये आश्रित या विरोधी या ये अवरोधी, ये क्वेश्चंस आपके बुक में नहीं मिलेंगे, चाहे आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ें या फिर अदर कोई पब्लिकेशंस का बुक पढ़ें आप। तो विरोधी का मतलब क्या कि जिसका कोई हल नहीं हो, अविरोधी का मतलब क्या, जिसका केवल एक हल हो, और आश्रित का मतलब क्या, अनगिनत हल हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका सी सही रहेगा इसके लिए, आश्रित। क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12, इसका तीसरा पद का मतलब क्या होता है, A30 मतलब A + 29 और D। ए का मतलब पहला पद मिला सकते हैं, यहाँ 10 है तो 10 प्लस में ये 29 और गुणे में D का मान घटा करके आप चेक कर लेंगे। घटाना तो आप जानते हैं, ये 7 में से 10 घटा लीजिए या 4 में 7 घटा लीजिए, मतलब किसी भी कंडीशन में आपका आएगा -3। तो यहाँ -3 मतलब माइनस, ये आपका प्लस में 10 और माइनस में यहाँ चूँकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, गुणा कर देंगे। ये 9 × 3 = 27 के साथ हासिल 2, 3 × 6 = 2 8 -87। तो 10 में से 87 को घटाइएगा तो -77 आएगा आपका केवल। तो मिला लेंगे ऑप्शन में, कहाँ -77 है, तो नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। AP का सर्वांतर 5 है तो इसका मान क्या होगा, मतलब ये T18 और -T13। T18 का मतलब A18 मतलब होता है A प्लस क्या, तो 17D। तो इसको क्वेश्चन में की जगह कर लीजिए, ये माइनस है तो माइनस। A13 का भी मतलब वही A और प्लस में 13 है ना, तो 12D। एक कम करके लिखते हैं ना, यहाँ इसको छोड़ दीजिए, जो कहते हैं A + 17D होगा। ये माइनस गुणा कर देंगे तो -A और माइनस में 12D, ये तो ये कट जाएगा। 17D में से 12D को घटाइएगा तो केवल 5D आपका बचेगा, मतलब 5 और D वैल्यू रखेंगे। 5 का मतलब 5 और D का मतलब क्या है, 5 है ना, तो 5 गुणा कर देंगे 25। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, केवल इसके कंसेप्ट को यदि आप क्वेश्चन को समझ गए तो देखिए, किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 बातें आवश्यक होती हैं। पहला कि क्वेश्चन को रिमेंबर करना वो क्या है, और दूसरा उसका अंडरस्टैंडिंग करना, मतलब रिमेंबर विद अंडरस्टैंडिंग। तो आप किसी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम पद A, सार्वंतर D, तो nवां पद क्या, तो डायरेक्टली फॉर्मूला मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि A + n - 1 × D। तो यहाँ यदि आप देखते हैं तो नंबर बी आपका सही आपके सामने निकलेगा कि A + n - 1 × D। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर रह जाएगा नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अब आपका 15, मतलब प्रश्न संख्या आपका 15, देखिए क्या है। जब AP का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो AP ज्ञात कीजिए, मतलब इसके 3 पद ज्ञात कीजिए। तो पहला तो 2 छोड़ दीजिए, दूसरा क्या A + D मतलब 3 × 2 = 5, तीसरा पद का मतलब क्या A + 2D ना, तो A का मतलब 2 A + 2 × D का मतलब 3, मतलब क्या बन जाएगा आपका यहाँ 2, 5 और 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 8। तो 2, 5, 8 मिला लेंगे, किस में है, तो नंबर सी आपका देखिए सही मिल जाएगा। यहाँ पर आपको है 2, 5, 8। क्वेश्चन नंबर 15 आप किए कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, क्या है, तो AP 4, 10, 16, 22, 18 का सार्वंतर मतलब क्या, किसी भी पद में से उसके पहले वाला पद को घटा लीजिए, किसी भी पद में से उसके ठीक पहले वाले पद को घटा लीजिए, तो आपका निकलता है सार्वंतर। तो 10 में से आप 4 को घटाएंगे 6, या 16 में से 10 को घटाएंगे 6, मतलब 6 आ रहा है एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में। तो नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए इसके बाद करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 17। मिलाइए क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या बन रहा है। तो ABC में, त्रिभुज ABC में AB और AC का मध्य बिंदु D और E है। इस प्रकार है कि DE समानांतर BC, मतलब इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक फिगर दिखाऊंगा। यही है आपका फिगर ABC, और इसमें इसका मध्य बिंदु है D, इसका मध्य बिंदु है E। तो बोल क्या रहा है कि DE समानांतर BC तो है, तो खींच दिए।
बी सी इज इक्वल टू 8 मतलब ये नीचे वाला 8 है, तो डी का मतलब ये वाला क्या होगा जान लीजिए। जब इन दोनों किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि तीसरी भुजा के समानांतर हो तो वो तीसरी भुजा की आधी होती है। मतलब ये है आपका 8, तो ये होगा 4। तो मिला लेंगे ऑप्शन में, किस में 4 है, तो ऑप्शन में नंबर सी आपका 4 दिख रहा है, सामने ही दिख रहा है आपको। तो नंबर 4 जो 4 सेंटीमीटर बोल रहा है आ रहा है आपका, तो नंबर सी में है, नंबर सी को कर देंगे आप टिक, मतलब सही है। क्वेश्चन नंबर अब आपका 18, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं इतने के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। देखिए ये आपका डायरेक्टली थ्योरम है, मतलब प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिएगा तो ये भुजाओं का वर्गों का अनुपात, मतलब 4 का 4 चौका 16 और 9 का 9 ये आपका 9वां, ये क्या बोलते हैं 9वां 81, मतलब हो जाएगा 16 और रेशियो 81। ऑप्शन आप मिला लेंगे किस में सही है, तो आपका ऑप्शन मिल जाएगा नंबर डी। आप देख सकते हैं कि क्या इसमें है, तो 16 और रेशियो 81। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा सही आंसर इसका नंबर डी। अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी देखिए आपके सामने खुल चुका है। पहले अंडरस्टैंडिंग कीजिए क्वेश्चन को, रीड कीजिए क्वेश्चन को। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। जैसे सपोज डेट यही आपका समबाहु त्रिभुज है, ये ए बी सी और यही आपका शीर्षलंब है, इसमें ये भी 2a है, ये भी आपका 2a है और ये पूरा 2a है ना, मतलब ये a है और ये a है, तभी तो जोड़ेंगे तो 2a होगा। ये आपका 90 डिग्री बनेगा, इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए त्रिभुज ए, इसको मान लीजिए डी, ए डी सी में कोण डी 90 डिग्री है ना, तो इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम उपयोग किया जा सकता है। तो ये निकालना है, मतलब लंब निकालना है, तो इसका स्क्वायर और माइनस में इसका स्क्वायर, मतलब 2a का स्क्वायर और माइनस में केवल a स्क्वायर। मतलब आपका यहाँ पर बनेगा क्या, तो आपका बनेगा कि रूट में 2a का होल स्क्वायर और माइनस में a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4a स्क्वायर और माइनस में a स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा रूट में 3a स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब a निकल जाएगा बाहर, रूट में केवल बच जाएगा 3। तो a रूट 3 या 3 रूट a मिला लेंगे आप, कौन सा आपका ऑप्शन मिल रहा है इसमें सही, तो नंबर बी आपका सही मिल रहा है। a रूट 3 है तो नंबर बी सही होगा। देखिए इसका बोल रहे हैं मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु का मतलब 0,0 से, तो ये निकालिएगा यहाँ पर, तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब केवल -4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का स्क्वायर, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब केवल 5 का स्क्वायर। यही तो आपका है, ये 4 चौका 16 और 5वां 25, मतलब रूट में आप गया 16 और प्लस में 25 का मतलब 41, तो रूट 41 मिला लेंगे ऑप्शन किस में आपका सही मिल रहा है, तो नंबर डी 41 दिया है, सॉरी नंबर ए, क्योंकि वो माइनस में, देखिए या माइनस में दिया इसलिए नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब आप करेंगे 21 और 21 क्वेश्चन भी वही फिर चीज़ मूल भी, फिर दूरी निकालना है, फिर दूरी सूत्र का उपयोग। -1 में से -5 को घटाइएगा तो -1 और -5, ये माइनस माइनस आपका प्लस और होल स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस ये 3 - 7 मतलब -4 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 5 में से 1 घटाइएगा 4 का स्क्वायर, 4 का यहाँ पर स्क्वायर मतलब 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ केवल ये -4 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, लेकिन ये आपका रूट में इसको बनाएंगे तो 16 दूना 32 या फिर डायरेक्टली 16 कॉमन कर लीजिए तो 4 रूट 2 और या फिर 32 भी आ रहा है अंडर रूट में, तो उसको हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो 4 रूट 2 ही आएगा। तो मिला लेंगे ऑप्शन में, कहाँ है 4 रूट 2, तो नंबर सी है आपका 4 रूट 2, तो ये 21 का सी रहेगा सही आंसर। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 22, इसका मध्य बिंदु। देखिए क्या बोला है, मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को जब निकालना होगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, मतलब यहाँ 6 और प्लस 4 + 6 मतलब 10 और बट्टा 2 मतलब 10/2 और यहाँ पर 5 + 5/2 मतलब 5 + 5 का मतलब 10/2 हो तो गया। इसको करा लेंगे 5, इसको भी 5 मतलब 5,5, तो 5,5 देखिएगा तो आपका आंसर नंबर इसमें कौन सा निकलेगा। तो देखिए इसमें थोड़ा सा करेक्शन आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा 5 और 5, ये आपका नंबर बी 5,5 क्वेश्चन नंबर 22 का। अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 23, यह -3, -5 किस चतुर्थांश में। देखिए कोई भी एग्जामिनेशन हो, किसी वर्ष का एग्जामिनेशन हो, उसमें एक क्वेश्चन चतुर्थांश से रहेगा ही रहेगा। ज्योमेट्री से एक ऐसा क्वेश्चन जरूर रहेगा कि पूछेगा यह किस चतुर्थांश में है।
आपके पास मॉडल सेट अवेलेबल है, एग्ज़ाम आइडिया अवेलेबल है, या किसी प्रकार का किसी भी वर्ष का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आप उसको निकाल करके चेक कीजिए। आपको एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर देखने को मिलेगा कि किस चतुर्थांश में है। तो दोनों माइनस में है ना, दोनों में एक्स भी माइनस में वाई भी माइनस में, तो ये किस चतुर्थांश में होता है? तृतीय चतुर्थांश में। इसमें देखिएगा तो इसमें होता है प्लस कमा प्लस, इसमें आइएगा होता है माइनस कमा प्लस, इसमें होता है माइनस कमा माइनस, और ये चौथे चतुर्थांश में होता है प्लस कमा माइनस। तो चूँकि यहाँ दोनों माइनस में है, मतलब ये तीसरे चतुर्थांश में है, तो नंबर ए रहेगा, सॉरी ये आपका नंबर सी रहेगा सही, क्योंकि नंबर सी में है तृतीय। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। बोल रहा है कि वाई अक्ष पर स्थित बिंदु एक्स नियामक कितना होगा, मतलब वाई अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का एक्स नियामक कितना होगा। पहले मैं आपको ग्राफ पर दिखा देना चाहूँगा। यह रहा आपका एक्स अक्ष और ये रहा आपका वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर केवल एक्स का मान होता है, वाई का मान 0 होता है, और वाई अक्ष पर केवल वाई का मान होता है, एक्स का मान 0 होता है। तो ये आपका वाई अक्ष पर ही बोल रहा है, इसका मतलब एक्स का मान 0 होगा, मतलब कि एक्स नियामक 0 होगा, मतलब नंबर ए आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका है tan थीटा इज इक्वल टू, केवल चेक कर लिए कि tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, √3, तो 60 डिग्री का होता है। तो tan और √3 की जगह पर केवल लिख सकते हैं हम लोग 60 डिग्री। ये tan से tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा केवल 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मिला लेंगे ऑप्शन में, कहाँ आपका है, तो नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अब आपका 26 बोल रहा है कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4। देखिए पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और बट्टा में यहाँ नीचे 4 है, मतलब 45 डिग्री। तो यहाँ साइन 45 का डिग्री का मतलब होता है 1/√2, और माइनस यहाँ कॉस 45 डिग्री का भी मतलब वही होता है 1/√2। दोनों सेम चीज़ है, घट जाएगा, मतलब केवल बच जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 27 यह किसके बराबर है। तो इसके लिए कैलकुलेशन हम लोग को करना होगा। सबसे पहले ये 1 है, तो 1 को 1 छोड़ दीजिए, प्लस ये कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं कि कॉस, देखिए कॉट स्क्वायर है ना, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पर नीचे साइन स्क्वायर ए और मेन बट्टा। ऐसे ही ये 1 तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं आप क्या, तो साइन स्क्वायर ए और अपन कॉस स्क्वायर ए, मतलब इसको बनाइएगा तो पहले आपका यहाँ पर निकल जाएगा क्या, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, और मेन बट्टा उसको नीचे वाले को भी सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए और अपॉन केवल कॉस स्क्वायर ए। देखिए दोनों चीज़ सेम है, इसलिए ये पलट के कट जाएगा। यहाँ बच जाएगा 1 साइन ए और यहाँ 1 कॉस ए, पलट देंगे 1 साइन ए और गुणा में, तो ये कॉस ए ऊपर चल जाएगा, कॉस ए अपॉन ए 1, मतलब उसको आप पलट देंगे आप, तो 1 साइन ए का मतलब स्क्वायर है तो स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और इंटू में कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1, तो ये कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए का मतलब कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए ऑप्शन में मिला लेंगे, कहाँ आपका है कॉट स्क्वायर ए, तो नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा कॉट स्क्वायर ए, इसलिए 27 का नंबर सी रहेगा सही आंसर। अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या, ये तो डायरेक्टली फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब tan स्क्वायर थीटा, तो नंबर सी आपका सही रहेगा। चलिए तो अब हम लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 29। दिया है यहाँ आपको क्या, तो 2 कॉस स्क्वायर 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री। ये 2 को जैसे का तैसे छोड़ दीजिए, यहाँ पर ये जो कॉस है इसको साइन में चेंज कीजिए, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली क्या, इसको हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर आपका तो रहेगा ही रहेगा, और ये 67 डिग्री के जगह पर देखिए 67 डिग्री के जगह पर आप लिख सकते हैं कि 90 डिग्री और माइनस में कितना, तो 23 डिग्री, क्लोज कर दीजिए, अपॉन नीचे आपको मिल जाएगा केवल साइन कितना, तो 23 डिग्री। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये तो आपका 2 रह जाएगा, इनटू में ये फार्मूला है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब साइन थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर कितना, तो 23 डिग्री अपॉन नीचे केवल बच जाएगा आपका साइन 23 डिग्री। ये साइन 23 से साइन 23 कैंसिल हो जाएगा, केवल एक साइन 23 बचेगा, मतलब आपका आ जाएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि 2 साइन 20 केवल
3 डिग्री। अब ऑप्शन को आप मिला लीजिए, किस ऑप्शन में आपका ये दिया है, तो यहाँ कोई भी ऑप्शन आपका इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा, इनमें कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हो जाएगा डी, इनमें कोई नहीं। चलिए तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है मिलाइए कि 7 sin थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो निकालना है वैल्यू सेक थीटा का और प्लस में cos एक थीटा का। सबसे पहले यहाँ देखिए आपका क्या दिया है, तो 7 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 3, यहाँ cos स्क्वायर थीटे को भी साइन में बदलिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका थीटा, क्लोज कर लीजिए, इज इक्वल टू 4। यहाँ थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, पीबीएच का मान निकालना है। जब पीबीएच का वैल्यू आपको निकल जाएगा तो यहाँ पर आप रख दीजिएगा पीबीएच को, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ आपका है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस ये 3 से केवल इसमें मल्टीप्लाई कर देना, 3 से 1 में करेंगे केवल 3, और माइनस 3 का साइन स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे तो 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू केवल 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ 7 sin स्क्वायर थीटा में से 3 sin स्क्वायर थीटा घटेगा तो केवल आपका यहाँ बचेगा 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। चलिए ये 3 प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस में 3, मतलब 4 sin स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू केवल 1। क्या आ गया आपके सामने यहाँ पर, तो 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। इसलिए साइन थीटा का मान निकालिएगा तो इसका उधर जाकर रूट हो जाएगा केवल, मतलब 1/2, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल केवल 2। ये होता है आपका साइन थीटा बराबर P/H। तो P का मतलब हो गया आपका 1 और H का मतलब हो गया आपका क्या 2। तो निकाल लेंगे B का मान, रूट में H स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो रूट में आ जाएगा आपका 3। तो इस प्रकार से मान मिले आपके पास क्या हो गया, तो P का मान आपका 1, B का मान आपका रूट में 3 और H का मान आपका केवल 2। निकालना क्या है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस cos सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का मतलब आपका क्या होता है, तो H/B होता है ना, H/B, और प्लस cosec थीटा का मतलब H/P। केवल इसी वैल्यू को आपको रख देना है। H का मतलब 2/√B, ये B का मतलब √3 और प्लस H का मतलब फिर से केवल 2 अपॉन P का मतलब केवल 1 मतलब कुछ भी नहीं, केवल 2/√3 और प्लस में 2। तो ऑप्शन में आप चेक कर लेंगे कहाँ आपका है 2/√3 और प्लस में 2। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी मिला सकते हैं आप, नंबर सी में वही दिया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा नंबर सी। चलिए तो अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर क्या 31 मतलब 31। साइन x डिग्री इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो a का मान क्या होगा, तो साइन साइन कैंसिल, केवल a का मान हो जाएगा आपका, ये a का मान हो जाएगा केवल x डिग्री। समझ रहे हैं आप ना, इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 100, अब चूँकि ये x डिग्री आपका हो गया, लेकिन ऑप्शन को पूरा करने के लिए इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री अपॉन 180 डिग्री इंटू x डिग्री। 180 को छोड़ दीजिए, 180 डिग्री, ये 180 को हम लोग लिख सकते हैं पाई और इंटू में x डिग्री। तो 180/पाई इंटू x डिग्री, x तो आपका आ जाएगा रेडियन बदलेंगे तो नंबर ए आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अब आप करेंगे कितना, तो 32। 3 सेक थीटा इज इक्वल टू 2 मिला। ये क्वेश्चन क्या दिया है आपका, तो दिया है यहाँ 3 सेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा का मान निकालिए। तो यहाँ पर पहले इसको आप हल कीजिएगा, तो सेक थीटा मिला, यहाँ पर क्या आ रहा है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू, ये 2 है तो 2 और बाई में चला जाएगा √3। तो सेक थीटा मिला लेंगे, कितने डिग्री का मान सेक में 2/√3 होता है। मिला लेंगे आप कितने डिग्री का मान क्या होता है, तो 2/√3 होता है। तो 30 डिग्री का मान, मतलब सेक 30 डिग्री, सेक से सेक कैंसिल, थीटा का मतलब आ गया केवल 30 डिग्री। मिला लेंगे 32 में 30 डिग्री, आपका ऑप्शन नंबर कितना है, तो नंबर सी में दिया है 30 डिग्री, इसलिए सी सही रहेगा। चलिए तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 मिलाइए क्या है, यदि सूरज के किरण का झुकाव 45 से 60 बढ़ जाता है, 60 डिग्री बढ़ जाता है, तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसी चीज़ को मैं यदि फिगर बनाऊं तो मैं ऐसे फिगर बनाऊंगा, देखिए कैसे बनेगा फिगर। इसके लिए ये आपके पहले है सूरज के जो किरण है वह है 45 डिग्री पर, लेकिन कुछ देर के बाद हो जा रही है वो 60 डिग्री पर। इस फिगर को अब आप समझिए ऐसे,
कि पहले ये जो ये तो यहाँ से यहाँ तक गया ना, पहले है ये 45 डिग्री का, और अब वही चीज़ हो गया है ये, मतलब ऐसे ये मीनार की ऊंचाई एच मान लीजिए, ये हो गया है अब 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? तो 60 डिग्री का। तो मीनार की जो छाया की लंबाई है वह कम हो जा रही है 50 मीटर। मतलब पहले जितनी मीनार की छाया की लंबाई थी कितना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब वो 50 कम रहती है, मतलब ये 50 घट जा रहा है। तो पूरा मान लेते हैं हम लोग x मीटर, ये 50 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 50 मीटर, तो बोल रहा है घट जाएगा, इसलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला हो जाएगा, पूरे x में से 50 को घटा लेंगे तो ये वाला हो जाएगा। देखिए पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई का मतलब h। आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। दो ट्राइंगल आपके पास बन रहे हैं। पहले तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल जिसमें कोण है 45 डिग्री का, उसके बाद ये छोटा वाला ट्राइंगल जिसमें एंगल है 60 डिग्री का। तो पहले तो आप यहाँ तो h से कोई मतलब नहीं है, तो tan पहले 45 लीजिए, तो h अपॉन पूरा मतलब x, मतलब ले लीजिएगा बड़ा वाला ट्राइंगल में tan 45 डिग्री, तो इज इक्वल टू ये आपका p का मतलब h और बट्टा b का मतलब टोटल मतलब x। 45 का मतलब होता है 1, आप जानते ही हैं, p अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, p इज इक्वल टू p, h लिए हम लोग हाइट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा x। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि h और x का मान बराबर है। अब चलिए अब अंदर वाले त्रिभुज में चलिए, जो छोटा वाला था जहाँ ये 60 डिग्री का बना था, और ये पूरा हम लोग ले लिए थे x माइनस, ये था आपका x माइनस 50 और ये था h। इसमें आइए tan 60 डिग्री, छोटा वाला ट्राइंगल हम ले रहे हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू सामने tan थीटा बराबर p बट्टा b, p का मतलब आपका रहेगा कितना h, और बट्टा b का मतलब x माइनस 50। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो √3 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कि h अपॉन x माइनस 50, √3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू √3 और माइनस √50, मतलब h इज इक्वल टू आपका आ गया कि √3x और माइनस में 50 √3। अब देखिए केवल क्या कर लेते हैं, या ये आपका h इज इक्वल टू √3। अभी मैंने बोला कि निकाले थे हम लोग tan जब 45 लिए थे तो h और x बराबर है, h और x बराबर है, तो x की जगह पर लिख देते हैं h माइनस में 50 √3, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये √3h, इसको लाइए इधर राइट में तो माइनस h, इसको लाइए लेफ्ट में तो ये प्लस में 50 √3, मतलब यहाँ कमन कर लीजिए h को, कर लेते हैं कमन, तो √3 माइनस 1, और यहाँ बच जाएगा आपका केवल क्या, तो 50 √3, मतलब h का मान निकालिएगा तो 50 √3 और बट्टा में √3 माइनस 1। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो h इज इक्वल टू आपका मिल जाएगा 50 और √3 बट्टा में √3 माइनस 1। अब आपको केवल एक और एक वर्क करना है, वन और ओनली वन वर्क, हर का प्रमेयीकरण, मतलब √3 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो पहले 50 √3 का √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 150। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, 50 तो 50, √3 केवल 3, तो 50 का गुणा 3 में करेंगे तो 50 क्या है 150, और प्लस ये √3 का 50 √3 का 1 में करेंगे तो 50 √3 ज्यों का त्यों रह जाएगा। और बाई नीचे देख लीजिए ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 3, और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब केवल 1, तो आ जाएगा आपका यहाँ पर केवल नीचे 2, मतलब 150 प्लस 50 √3 और बट्टा 2, क्या आपको निकल गया h का मान, यही आपका आंसर आ रहा है 150, 150 और प्लस में 50 और रूट में 3 और अपॉन 2, इसमें से 50 कर लीजिए कॉमन, तो 50 आप कॉमन करते हैं तो अंदर आपका बच जाएगा यहाँ पर केवल 3 और प्लस यहाँ केवल बच जाएगा √3 और बाई में नीचे केवल 2 होगा ना, कटा दीजिए 25 बार में, बस आ गया आपका आंसर 25 और इंटू 3 प्लस √3। ऑप्शन आप मिलाएंगे तो आपको मिलेगा नंबर डी सही आंसर, 25 इंटू 3 प्लस √3। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 33 लगभग इस सेट का सबसे डेडिकेटेड क्वेश्चन था, थोड़ा स्पेस ज़्यादा लिया इसलिए हम लोग इसको कंप्लीट किए, तो मतलब कि अब हम लोग ने लगभग इस सेट के 60% क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए।
अब क्वेश्चन नंबर आपका 34। धरती के एक बिंदु पर मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है और यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और यहाँ से ये कोण है 60 डिग्री का। तो ये ऊंचाई ज्ञात कीजिए। tan का यूज कीजिए। tan 60 इज इक्वल टू ये P अपॉन बी, P का मतलब H अपॉन B का मतलब आपका ये पूरा 15 क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ tan 60 का मतलब √3, तो √3 इज इक्वल टू H अपॉन 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे 15√3 मतलब H बराबर आ जाएगा 15√3। नंबर ए आपका सही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपका बोल रहा है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये वृत्त है, ये केंद्र हो गया O, ये बिंदु ये Q है, यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई है 24, जबकि यह केंद्र से 25 मीटर की दूरी पर है। ये दूरी कितनी है? 25 मीटर, तो 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए मतलब R। आपको एक परिमेय मैं आपको याद दिला देना चाहूँगा, एक थ्योरम सबसे पहले मैं आपको याद दिला देना चाहूँगा कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। मतलब ये 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। ये H होगा सामने वाला, मतलब 25 का स्क्वायर होता है ना कि ये हो जाएगा आपका B और ये P, तो B इज इक्वल टू होता है H स्क्वायर और माइनस में P स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर मतलब 625, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का 576, मतलब रूट में केवल आपका 49, रूट से बाहर निकलेगा केवल 7 सेंटीमीटर। तो आंसर देखेंगे तो नंबर ए आपका सही मिलेगा, केवल है 7 सेंटीमीटर। चलिए तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 भी देखिए आपके सामने खुल चुका है। बोल रहा है क्या कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कोई भी वृत्त है, इस पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, गिनिए, काउंट कीजिए कितना स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 1 2 3 इनमें कोई नहीं, अपरिमित रूप से अनेक, तो सही इसका आंसर है अपरिमित रूप से अनेक, क्योंकि किसी भी वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला, वह बिंदु वृत्त से एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, क्या कहलाता है। मतलब कोई रेखा है जो वृत्त को केवल केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। इसलिए नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नंबर 38, यदि दो वृत्त एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। यदि दो वृत्त एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, जैसे कि ये पहला वृत्त हो गया, ये दूसरा वृत्त हो गया, तो इस पर स्पर्श रेखा ये एक हो गया, दोनों का स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ है, ये भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, 2 हो गई। एक यहाँ से खींच सकते हैं आप उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, 3 हो गई, और एक यहाँ से खींच सकते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, 4 हो गई। अब कहीं से भी इसके अलावा उभयनिष्ठ कोई स्पर्श रेखा खींचिएगा तो वह उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ नहीं होगा, और यदि उभयनिष्ठ हो गया तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगा, मतलब केवल 4। ऑप्शन आप मिला लेंगे, कहाँ 4 है? नंबर डी, केवल 4। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, एक वृत्त के पहिए का व्यास 4 मीटर है तो 4 चक्कर में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। पहिया है ये आपका, इसका व्यास है ना, तो इसका मतलब त्रिज्या हो जाएगी केवल 4 का आधा 2। 400 बार चक्कर लगाए हैं तो एक बार चक्कर लगाएगा तो 2 पाई आर, और 400 बार, चूँकि परिधि एक बार चक्कर लगाने का मतलब एक परिधि, और 400 बार चक्कर लगाया है, 400 से केवल गुणा कर दीजिए, आ गया आपका। तो 4 पाई को छोड़ दीजिए, आर का मतलब यहाँ देखिए 2 अभी हम लिखे हैं, और गुणे आपका ये 400, गुणा कर दीजिए, 4 दूना 800, 800 दूना 1600, तो 1600 पाई। ऑप्शन मिला लेंगे, कहाँ है आपका 1600 पाई, तो नंबर सी आपका रहेगा सही आंसर, क्योंकि 1600 पाई नंबर सी में दिया है। चलिए इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, इसको अब आप समझिए। एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर है, त्रिज्या कितनी होगी। मतलब वृत्त की परिधि का मतलब 2 पाई आर और क्षेत्रफल का मतलब पाई आर स्क्वायर, दोनों बराबर है मतलब बराबर है, तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, इधर केवल बच गया आर, इधर केवल बच गया 2, मतलब 2 इकाई। तो अब देख लेंगे कहाँ 2 है, तो नंबर ए में है 2 इकाई, इसलिए नंबर ए। अब बोल रहे वृत्त का व्यास डी है तो परिधि क्या होगा, पाई डी, क्योंकि होता है 2 पाई आर, और 2 आर का मतलब केवल डी, और पाई है तो पाई, मतलब पाई डी, तो नंबर भी आपका रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अब आप करेंगे 42। एक घन की भुजा केवल ए है तो विकर्ण क्या होगा। आप जानते हैं ना, विकर्ण होता है a² प्लस b² प्लस a², मतलब a² मैंने भुजा का स्क्वायर प्लस फिर से भुजा का स्क्वायर प्लस फिर से भुजा का स्क्वायर, मतलब 3a² और वो भी रूट में, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट, मतलब √3a
और वैसे भी फार्मूला आप जानते हैं कि घन का विकर्ण के लिए फार्मूला होता है √3 गुणे भुजा, मतलब √3a, चूँकि भुजा a दिया है तो √3a मतलब बी नंबर आपका सही आंसर रहेगा। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 43, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का होता है 2πr और संपूर्ण है तो नीचे वाला फिर πr² मतलब 3πr²। ये फार्मूला है डायरेक्टली, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या πr² प्लस 2πr² तो 3πr², ऐसे भी समझ सकते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 43 का नंबर बी रहेगा सही। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 44, एक घन का आयतन इतना है तो किनारा कितना होगा। घन का आयतन के लिए फॉर्मूला होता है a क्यू, मतलब किनारे का क्यू बराबर है 216। समझ सकते हैं आप, a क्यू इज इक्वल टू, ये 216 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 216 को यदि आप चाहें तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 6 का क्यू, क्योंकि 6 6 के 36, 36 के 216, क्यू से क्यू कैंसिल, a इज इक्वल टू 6 और यही किनारा है, मतलब 6 आंसर है आपका 6 सेंटीमीटर, नंबर सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, एक असममित बंटन का माध्य इतना और बहुलक इतना है, माध्य कितना है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक बराबर डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने पिछले सेट में आपको लिखवाया था कि बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यक और माइनस में 2 माध्य, ये फार्मूला है आपका। तो 3 गुणे माध्यक, माध्य का मतलब कितना, ये बाद वाला ना, मतलब 27 और 0.9 माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य का मतलब कितना 26.8, 26.8, ये 26.26 है जी, 26.8 गुणा कर लीजिए। ये आपका 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 7 7 3 का 21 2 23 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा तो 83.7, चूँकि एक अंक के बाद दशमलव माइनस लगा लीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, ये आपका कितना है तो ये आपका है 8 ना, तो 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 दूना 16 के 6 हासिल रहेगा आपका 1, और इसके बाद से फिर यहाँ ये 6 है तो 6 दूना 12 1 13 के 3 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, एक अंक के बाद दशमलव 53 ये आपका 6, घटा लेंगे 53.6 में 7 में से 6 हो गया आपका 1 दशमलव, तो दशमलव 3 में से 3 जाएगा आपका 0 0, और 8 में से आपका जाएगा 5 तो 3, मतलब 30.1 मिला लेंगे कि इस ऑप्शन में आपका 30.1, तो ऑप्शन नंबर ए 30.1। क्वेश्चन नंबर अब आपका 46, इसमें बहुलक, बहुलक का मतलब क्या, जो ज़्यादा बार आया होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 में देख लेंगे कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई है, तो 2 सबसे ज़्यादा बार आया है, ए 1 2 3, 3 बार आया है ना, मतलब सबसे ज़्यादा बार आया है, तो नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, पहला पूर्ण संख्या 0, दूसरा पूर्ण संख्या 1, आप जानते हैं ना जब प्राकृतिक संख्याओं के शून्य में समूह में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो इस प्रकार प्राप्त संख्या पूर्ण संख्याएँ कहलाती है। तो दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3 और पांचवा 4, इन पाँचों को जोड़कर और भाग दे दीजिए 5 से, क्योंकि माध्य बराबर वही होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, बस हो गया। ये 6 6 6 और 3 3 6 6 4 10, 10 बटा 5 का मतलब कटा दीजिए केवल 2, मिला लेंगे कि इस ऑप्शन में आपका 2 है तो नंबर बी, इसलिए नंबर बी सही रहेगा। चलिए, एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, पासे पर कौन कौन सी संख्या होती है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। सम संख्या ना कई कितनी सम संख्याएँ हैं, तो 1 2 3 सम संख्या है, तो 3 ऊपर लिख दीजिए। कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 लिख दीजिए, 2 बार में कटा दीजिए, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो गया आपका 1/2, तो इस प्रकार से नंबर ए रहेगा आपका सही। तो क्वेश्चन नंबर 48 का भी हो गया नंबर ए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 49, असंभव घटना की प्रायिकता। देखिए जिस दिन हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किए थे सब्जेक्टिव चैनल पर, तो उसमें पहले ही दिन बताए थे कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। फिलहाल यहाँ असंभव घटना है तो नंबर ए आपका सही रहेगा, क्योंकि 0 नंबर ए में ही दिया है। क्वेश्चन नंबर अब आप करेंगे 50, इनमें कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। आप जानते हैं प्रायिकता का मतलब ये 0 से के बराबर या 0 से बड़ा p, लेकिन 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। मतलब प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है और 1 से बड़ा नहीं होता है। तो ऋणात्मक में -2 दिया है, इसलिए नंबर सी इसका सही रहेगा, क्योंकि प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अब 51, 51, निम्न में कौन परिमेय संख्या, ये अपरिमेय, ये दोनों कट जाएगा, √3 केवल 3 बचेगा, मतलब परिमेय। ये देखिए अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, मतलब नंबर बी आपका सही रहेगा।
क्योंकि इसको कटाने पर केवल 3 आ रहा है। चलिए, एक घात वाले बहुपद को क्या कौन सा बहुपद बोलते हैं? तो रैखिक बहुपद। मैं जानकारी के लिए आपको बता भी देना चाहूँगा, जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 होता है उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, जिसमें चर का अधिकतम घात 3 होता है उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। फिलहाल यहाँ एक घात बोल रहे हैं, इसलिए होगा रैखिक बहुपद, मतलब नंबर सी आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अब आपका 53 ये साइन ए इज इक्वल टू दिया √3/4, मतलब P अपॉन H होता है साइन थीटा, मतलब P का मतलब है आपका √3 और H का मतलब केवल आपका है कितना, तो 4। तो सबसे पहले निकाल लीजिए B का मान, रूट में इसका स्क्वायर मतलब 4 चौका 16, तो 16 माइनस √3 का इसका मतलब केवल 3, रूट में केवल आपका बच जाएगा 13, मतलब B का मान आ गया 13। तो cos A का मतलब B अपॉन H, B का मतलब B अपॉन H, तो √13 अपॉन H का मतलब 4, √13/4 सही आंसर रहेगा आपका नंबर सी, क्योंकि ये तो आपका √3/4 है। सही आंसर रहेगा नंबर बी, क्योंकि नंबर बी में आपका दिया है √13/4। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 53 आपने किया कंप्लीट। अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 54। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला आ गया जी आपके सामने कि tan थीटा, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल तो होता है tan थीटा, तो cot 90 डिग्री माइनस ए का मतलब होगा tan ए, तो नंबर ए सही। किसी बिंदु का एक्स अक्ष दूरी बिंदु का क्या कहलाता है? कोई यहाँ पर मान लीजिए कोई यहाँ है, तो एक्स अक्ष से दूरी को क्या बोलेंगे? तो एक्स अक्ष से दूरी का मतलब यहाँ क्या है, वाई का मान ना, क्योंकि यहाँ से ये वाई अक्ष से एक्स का मान मतलब यहाँ से यहाँ तक होगा वो एक्स का मान होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो होगा वाई का मान होगा। तो बोल रहे कि एक्स अक्ष से उसकी दूरी मतलब वाई का मान, और वाई के मान को क्या बोलते हैं, कोटि ना, तो नंबर बी आपका सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाएगा बी, मतलब कोटि। क्वेश्चन नंबर अब 56, वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए इतना इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है, ये 6 और 5 क्लास से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला πr², मतलब नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। नंबर 57, संचयी बारंबारता वक्र को क्या बोलते हैं? त्वरण। संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का रहेगा ए सही आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 पर। 58, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्नलिखित में से किसको परिकलित करने के लिए अपनाया गया तकनीक है? तो मसा मतलब HCF, कभी भी आप जान लीजिएगा HCF मतलब महत्तम समापवर्तक निकालते हैं हम लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं, मतलब A बराबर BQ + R का यूज करके केवल हम लोग मान निकालते हैं, मसा का नंबर बी सही रहेगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, 5 का मतलब अभी हम लोग क्वेश्चन एक बनाए थे ऐसे कि ये 0 1 2 3 4 और पाँचों को जोड़ करके देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन, चूँकि डबल 2 बार आ गया है इसमें, और बट्टा 5 आया था आपका 10/5 का मतलब कटाने पर 2, एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं है, इससे आपका एक बार और प्रैक्टिस भी हो गया। तो नंबर 20 का सही आंसर रहेगा 59 का, क्योंकि 2 दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर अब आपका लास्ट, ये क्वेश्चन भी देखिए इस सेट में दूसरे बार आ गया है। ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार पहले हम लोग बना चुके हैं और ये क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग बनाए थे, 2 बार आ गया है, -1 आंसर आया था। फिर एक बार मैं बनाकर दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालिए, तो अल्फा × बीटा, बट्टा वाला जोड़ घटाव बनाते हैं, ऊपर हो जाएगा आपका बीटा का स्क्वायर और प्लस में अल्फा का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और प्लस में यहाँ अल्फा स्क्वायर। देखिए शून्यकों का योग का मतलब -b/a और शून्यकों के गुणनफल का मतलब c/a, a से कैंसिल हो जाएगा, मतलब -b/a। तो -b का मतलब क्या, तो x के पहले जो होगा वो मतलब कुछ नहीं तो 1 है, और इसके बाद से a का मतलब x² के पहले जो होगा तो कुछ नहीं तो 1 है, सॉरी -b/c होगा जी, -b/c, उससे कोई मतलब नहीं है, हालांकि फिर c का भी मान 1 ही है, तो 1 आपका रह जाएगा। -1/1 का मतलब केवल -1, ऑप्शन में मिला लेंगे कितने नंबर पे है -1, तो नंबर बी है आपका -1, इसलिए बी नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर रहा क्या, तो बी। तो इस प्रकार से वीडियो को हम लोग कंप्लीट किए। वीडियो को अंत तक देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे 60 क्वेश्चन हम लोग इसमें भी देखे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक, और ये आपका सेट नंबर 4 था। अब केवल मैथमेटिक्स में एक सेट आपका बच रहा है, सेट नंबर 5, जो कि बहुत जल्द मैं उस वीडियो को भी कंप्लीट करने वाला हूँ।
तो यदि आप कोई भी विद्यार्थी एनी स्टूडेंट यदि क्वेश्चन ये सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 5 तक ये पाँचों में से 60 क्वेश्चन जो कंप्लीट किया तो उसका ऑब्जेक्टिव समझिए 99.9% कंप्लीट हो गया। उसको इसके एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो भी क्वेश्चन इसमें निकाले गए हैं, जो भी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और एग्जामिनेशन में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को अचीव करता है आने के लिए। तो चलिए केवल आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए एनर्जी के साथ और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।